दूसरी इंजीनियरिंग आपकी जुडिशरी की इंजीनियरिंग हो रही है। काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ आज हो रहा है और सदारती महल उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो आपके सामने है। और क्या जो उनकी बेगम जाके वजाहतें दे रही हैं FBR में, काश आज आपका जुल्फी बुखारी TV पे कह रहा है ओ आई एम सॉरी, गलती हो गई, 2 साल हो गए मुझे, मैंने टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा कराए, लग्जरी कार्स में फिरते हैं, अरबों की जायदादें हैं उनकी, कहते हैं ओ आई एम सॉरी। और इस मुल्क के आला अदलिया के जो जज हैं उनकी बेगम जो है वो FBR के चक्कर लगा रही हैं। तो जुडिशरी की इंजीनियरिंग हो रही है इन 2 साल में। फिर आपकी पार्लियामेंट की इंजीनियरिंग हो रही है। आपने देखा कि किस तरीके से इतना अहम जो इन्होंने रात के अंधेरे में कुलभूषण बचाओ कुलभूषण भगाओ का जो ऑर्डिनेंस है वो लेके आए चोर दरवाजे से, और आज जो है एक दिन वजीर और एक दिन वकील साहब ने आज जो वजाहतें पेश की उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट की इंजीनियरिंग हो रही है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की इंजीनियरिंग हो रही है, और ऑफ कोर्स विदाउट डाउट पाकिस्तान की अपोजिशन की इंजीनियरिंग हो रही है। और वो कैसे हो रही है? एक बदतरीन इदारा नैब, उसके ज़रिए हो रही है। हम तो 2 साल से ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल सिलेक्टेड निज़ाम को चलाने के लिए ये एक सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, हम कहते आ रहे थे। लेकिन आज आपने देखा कि मुल्क की आला अदलिया भी 2 लफ्ज़, जो जस्टिस मकबूल बाकर की जो जजमेंट है उसके 2 लफ्ज़ हैं, उनकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगी। एक लफ्ज़ उन्होंने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये लफ्ज़ हम कहते आ रहे हैं, और अच्छा हुआ कि ये इंसाफ के ऐवानों में भी अब यही लफ्ज़ गूंज रहा है। और दूसरा लफ्ज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस लफ्ज़ की बात की वो है सिलेक्टेड, और ये भी इंसाफ के ऐवानों में ये लफ्ज़ जो है वो दर्ज हो गया है। मकबूल बाकर साहब की, जस्टिस मकबूल बाकर की जजमेंट में ये लिखा गया है कि बोने जो हैं, बोने उनका लफ्ज़ है पिग्मीज़, कि पिग्मीज़ को पाला जाता है, उनको पोसा जाता है और उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ही यूज्ड दैट वर्ड। और 3 चीज़ें उन्होंने नैब के लिए कहीं जो काबिल गौर है। एक तो उन्होंने कहा जो हमारा मौक़िफ़ सियासतदानों का और अपोजिशन का मौक़िफ़ है उसकी वो तायद करती हैं, उसको एक लीगल स्टैंप और इंसाफ का स्टैंप उसके ऊपर मोहरा लगा दिया उन्होंने। और वो ये है कि पहला जो इशू है नैब के हवाले से वो ये है कि नैब हैज़ बिन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो, और ये एक इंडाइटमेंट है नैब की। दूसरा उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि पहले जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि बज़ाहिर वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी चल रही है, और ये एक बार फिर एंडोर्समेंट हुई, और इस एंडोर्समेंट से एक कदम आगे गए जस्टिस जब उन्होंने कहा कि लगता है कि दूसरी साइड जो है वो सियासी डिवाइड की, डिस्पाइट मैसिव स्कैम्स, तकरीबन लगभग उनके इसी किस्म के लफ्ज़ हैं कि उस तरफ से कई सारे इल्ज़ामात हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ नैब नहीं पहुँचता। तीसरी बात जो उन्होंने कही नैब के हवाले से जो बहुत ही सीरियस है और हम कहते आ रहे हैं, हम ये पूछते हैं, जब जस्टिस साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 14 जो डिग्निटी ऑफ मैन है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इनवायलेबल है, और आप इल्ज़ाम की बुनियाद पर पकड़ धकड़ कर रहे हैं, हम ये पूछते हैं कि 300 दिन खुर्शीद शाह साहब को हो गए महज इल्ज़ामात के ऊपर, और जुल्फी बुखारी कहता है ओ आई एम सॉरी कि मैंने टैक्स रिपोर्ट्स जो है वो नहीं दर्ज कराए, टैक्स रिटर्न्स नहीं दिए। और उसके बरक्स जहांगीर तरीन साहब विदाउट एनी ECL शुगर रिपोर्ट में सबसे बड़े बेनिफिशरी, वो मुल्क के बाहर ठंडी हवाओं में बरतानिया में एक हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी की भी एंडोर्समेंट है। और जो फाइनल पॉइंट उन्होंने कहा कि ये एक पिग्मीज़ जो नर्चर होते हैं और वो पलते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है, और उसकी वजह से ये सारा
जो एक विशियस साइकिल है वो आपको करना पड़ता है। तो एक तरफ नैब के जो अरेस्ट के पावर्स हैं उनके ऊपर भी आर्बिट्री अरेस्ट, किसी को किसी वक्त भी अरेस्ट कर दे और नैब कहाँ भी रख दे, ये किसी भी दुनिया में जिस दुनिया में जमहूरियत, जिस भी मुल्क में जमहूरियत है, आइन का राज है, उसमें पावर्स ऑफ आर्बिट्री अरेस्ट जो है वो नहीं होते। और ये उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि नैब इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये इसके प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपका आर्बिट्री पावर ऑफ अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसलिए हम फिर ये डिमांड दोहराएंगे, सिलेक्टेड गवर्नमेंट को 2 साल उनकी सिलेक्शन को हुए हैं, उसमें ये हम दोहराएंगे कि नैब इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नैब को डिसबैंड किया जाए, और इसकी नैब की जद में इस वक्त जो भी अंदर लोग हैं उनका फिलफौर बेल होना चाहिए और इनका फिलफौर वो रिहा होने चाहिए। अब कोई भी कानूनी जवाज नहीं है कि उनको रखा जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के मुनाफी हैं। अब 2 साल की परफॉर्मेंस पर हम आते हैं इनकी, कि असल मकसद ये है कि सिलेक्टेड निज़ाम को राज करना शायद आसान है, लेकिन सिलेक्टेड निज़ाम को चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक एक करके एक एक इदारे की इंजीनियरिंग हो रही है, वो मीडिया हो, वो जुडिशरी हो, वो अपोजिशन हो, वो पार्लियामेंट हो, और इसमें ये सारे आपके पास हरबे हैं। और जब कोई भी हरबा काम नहीं आता तो फिर धमकियों का सहारा लिया जाता है, जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सोशल मीडिया के थ्रू धमकी दी गई। जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगी कि इन्होंने वो शायद पता नहीं कौन सा ज़माना था, खड़े होकर उन्होंने एक 100 दिन का प्लान आपके सामने, किसी को याद है कि 100 दिन में क्या क्या उन्होंने आपके साथ, देखिए वो 100 दिन थे, आज 700 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को। और मैं पूछती हूँ कि उनके जो 7 नुकात थे मेरे पास वो पड़े हुए हैं, एक एक नुक्ता ले लें, एक एक नुक्ता, वो जो 7 उनके नुक्तों का 100 डेज का प्रोग्राम था, उसके ना सिर्फ यू टर्न हुए हैं, उन नुक्तों के टोटल बरक्स उन्होंने काम किया है, टोटली उन्होंने उसके बरक्स किया है काम। इन्होंने कहा था हम गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हम पुलिस की रिफॉर्म्स कर देंगे, हम जुडिशरी की रिफॉर्म्स कर देंगे, हम लोकल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स कर देंगे। कहाँ है वो सब? उन्होंने कहा था कि हम वफाक की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। वफाक की स्ट्रेंथनिंग आप ये कर रहे हैं कि आप सूबों से उनका शेयर लेने, एक बार फिर एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन एनएफसी का है, अगेन वील कंडेम इट। पहला नोटिफिकेशन गैर आईनी, सेकंड नोटिफिकेशन भी गैर आईनी। तो आप ये वफाक की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। और आपका कहाँ गया साउथ पंजाब? कहाँ गया आपका साउथ पंजाब जो आपके 100 डेज के प्लान में लिखा हुआ है? फिर आपने कहा आप मईशत को रिवाइटलाइज करेंगे। रिवाइटलाइज करने का ये हाल है कि 20 करोड़ अवाम को आपने महंगाई के मुंह में आपने धकेल दिया है। आप सिर्फ प्राइसेस देख लें कि सिर्फ गरीब अवाम तो नहीं रो रहे, मिडिल क्लास के लोग रो रहे हैं। आप मिडिल क्लास के लोगों से बात करें कि उनका क्या हाल है। और हर माह आपका कीमतें बढ़ जाती हैं। तेल की कीमतों के साथ क्या हुआ, बिजली की कीमतों के साथ क्या हो रहा है, गैस की कीमतों के साथ, बिल्स के साथ क्या हो रहा है, ये आपके सामने है। ये और पहली दफ़ा तारीख में मनफी ग्रोथ आई है, मनफी। ये इनकी रिवाइटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है। फिर उन्होंने कहा हम एग्रीकल्चर को सहारा देंगे। एग्रीकल्चर को आपने टिड्डी दल के हवाले कर दिया, तो एग्रीकल्चर को आप क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा हम सोशल सर्विसेज को स्ट्रेंथन करेंगे। सोशल सर्विसेज आपके सामने है कि क्या इन्होंने जो है अवाम का हाल किया है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू, कश्मीर मकबूजा कश्मीर को आपने मोदी को जितवा के, मोदी के, मैं तो ये कहती रही हूँ मोदी के चीफ इलेक्शन एजेंट, क्योंकि उन्होंने दुआ की उनके लिए कि अगर मोदी आ जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी साहब आ गए, मकबूजा कश्मीर जो है वो चला गया, इंडिया ने उसको गैर कानूनी तरीके से जब्त किया। इसका कौन एहतसाब लेगा? नेशनल सिक्योरिटी, कश्मीर आपने
مقبوضہ کشمیر آپ نے مودی کے حوالے کیا, ابھینندن کو آپ نے چائے پلا کے مودی کے حوالے کیا, اب آپ کلبھوشن یادیو کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس جائے, اور آپ نے معیشت جو ہے آپ نے IMF کے حوالے کر دی ان 2 سالوں میں, آپ نے پاکستان کی 20 کروڑ عوام کی صحت اور زندگی جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے کر دی. کرونا وائرس کے اوپر بھی ایک کمیشن بننی چاہیے. اگر یہ پیک ہو گئی ہے اور کم بھی ہو گیا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے, ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ یہ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے. پہلے روز پریس کانفرنسز ہوتی تھی, آج نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کم ہوا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ SOPs پر آبزرو کریں, اور عید آ رہی ہے اور یہ کریں اور وہ کریں. تو یہ سب سے بڑا فراڈ جو انہوں نے کیا ہے کرونا وائرس, عوام کی زندگیوں کو انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے کر دیا ہے.